हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर अच्छे से समझ गया होगा। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप लोग प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो बेसिकली डिसोसिएशन का सिंपल मतलब ये होता है, जब आप किसी वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी सोल्यूशन में डालते हो तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बेसिकली कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। डिसोसिएशन का मतलब ही क्या है? देखो, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्या होना बच्चा? टूटना। ठीक है, दिख रहा होगा, टूटना होता है। या फिर इसका अलग मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन। ठीक है, मतलब अगर आपने H2SO4 किसी सॉल्यूशन में डाला या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली, अगर जैसे मान लो आपने 10 मोल H2SO4 लिया है, तो ये 10 मोल में से 10 मोल आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। वैसे तो मतलब मान लो आपने 100% लिया तो 99% तक क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो ही जाता है। कह सकते हो पूरा नहीं होता है, 1% वगैरह बच जाता है, बट फिर भी कह सकते हो 99% क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। और ये H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। हमने सेकेंड लेक्चर में देखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये कम्प्लीटली यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे डिसोसिएट नहीं होते है ना। वो बहुत ही कम एक्सटेंट पे क्या हो जाते हैं बच्चों, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलो आ जाओ, हम लोग डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस देख लेते हैं। अगर एसिड डिसोसिएट होगा, बेस डिसोसिएट होगा, तो क्या हमें चीज़ ऑब्टेन होती है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जरा देखो। अगर मैं एसिड को इसका अगर डिसोसिएशन कराता हूँ, ठीक है, एसिड का अगर डिसोसिएशन कराता हूँ, तो मुझे पता है एसिड में H+ होता है, एसिड के साथ H+ होता है। दूसरा उसका कोई भी आप कंपोनेंट बोल सकते हो जो नेगेटिव पार्ट होगा, तो मैं लिख देता हूँ अदर कंपोनेंट। एसिड का जो भी दूसरा कंपोनेंट होगा वो। अगर मैं बेस की बात करूँ, अगर मैं बेस का डिसोसिएशन कराता हूँ, डिसोसिएशन ऑफ बेस, तो मुझे पता है बेस में OH- आयन होते हैं, डैट मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन, और उसके साथ उसका अदर कंपोनेंट। ठीक है, अब बेस में H+ मत लगा देना, क्योंकि बेस में H+ नहीं होता है ना। आप लोग अच्छे से उसको पढ़ चुके हो। तो ये हो गया उसका अदर कंपोनेंट। जब एसिड का डिसोसिएशन होगा तो आपको वहाँ पे H+ देखने को मिलेगा, दूसरा उसका अदर कंपोनेंट। जैसे अगर मैं कहता हूँ HCl, तो इसका डिसोसिएशन हुआ, टूटेगा, तो आपको H+ दिखा। ये जो Cl है, ये उसका क्या हो गया बच्चा, अदर कंपोनेंट। अगर मैं कहूँ NaOH, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर डिसोसिएशन होगा मतलब सेपरेट होगा, तो ये Na+, मतलब ये इसका अदर कंपोनेंट होगा, और ये OH-, ये दिख रहा है आपको, ये बेस का डिसोसिएशन हो गया। क्लियर हो गया? मतलब दो पार्ट में ये ब्रेक हो गए ना, एक तो Na+ में ब्रेक होगा और दूसरा OH- में ब्रेक होगा। ये अगर देखोगे तो ये तो भाई हमारा H+ में ब्रेक होगा, H+ में ब्रेक होगा, और Cl- में ब्रेक होगा, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिड ले लेते हैं, तो हम लोग वीक एसिड ले लेते हैं। तो हम लोग ने देखा कि CH3COOH, अगर मैं इसको एक्वस सोल्यूशन में डालता हूँ, एक्वस सोल्यूशन आप सभी को पता होगा आई होप, है ना, पानी वाला सोल्यूशन। अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो ये दो चीज़ तो देगा ही देगा, है ना, जिसमें से देखो CH3COO-। बच्चों ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट पूरा क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट आयन। क्या कहते हैं? एसीटेट आयन कहते हैं। H+ दिखा तो प्लस H+ लिख दो। ठीक है, एसिड रहा, आपको देख के लिख देना क्या है, H+। पहले लिख दो H+, बाद में अच्छा हो तो उसका नेगेटिव पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, बट ये इसके केस में थोड़ा सा चीज़ उल्टा है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के रखो।
ठीक है। जो ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो आगे वाला जो H होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, मतलब H प्लस होगा। ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का था, ठीक है, बहुत स्मॉल है। ये क्या होता है, स्मॉल एक्सटेंट पे क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। स्मॉल एक्सटेंट पे क्या होता है, इनका डिसोसिएशन होता है। क्या होता है बच्चा, डिसोसिएशन, ठीक है। मतलब आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो ये बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे क्या होगे बच्चों, डिसोसिएट होगे। क्या आपको समझा, क्या समझा ये, ठीक है। अब मैं अगर लूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर ले लेते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं ले लेता हूँ NaOH, बेस का एग्जांपल ले लेते, ठीक है। चलो अगर इसको मैं इसका अगर डिसोसिएशन कराऊँ, ठीक है, इसका अगर मैं क्या कराऊँ, डिसोसिएशन कराऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करे, एक ही एरो रखे, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएशन शो करेगा, इक्विलिब्रियम शो नहीं कर सकता। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो दोनों शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। क्लियर हो गया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमने काफ़ी अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको समझ चुके हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है हमारा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो चलो आओ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से लिख लो अपनी नोटबुक में, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने से पहले हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस पढ़ लेते हैं। तो देखो मैंने इसमें दो पार्ट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो अब सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, कुछ बता सकते हो आप लोग? नहीं बता सकते हो, है ना, आप लोग कुछ नहीं बता सकते हो। कमेंट कर सकते हो अगर किसी को पता होगा तो। सो बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जब किसी एसिड का, यानी किसी वीक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है, उसके दौरान या उस प्रोसेस में जो कांस्टेंट जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा एसिड है तो एसिड को बोलेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे बच्चों मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, जनरल रिएक्शन। अब ज़रा यहाँ पे देखो, ये जनरल रिएक्शन किसके लिए है, फॉर एसिड। यहाँ पे होगा क्या, कोई एसिड है HA, ठीक है, ये क्या है HA एसिड, ठीक है। इसको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो उसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो ये H प्लस देगा, और A माइनस मतलब ये कोई अदर कंपोनेंट है। H प्लस मतलब एसिड होता है ना, और A माइनस मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट होगा। जैसे मैंने कहा था HCl, तो A माइनस क्या है, Cl है, और H क्या है, H प्लस है, ठीक है। तो इसको ऐसा समझना है आपको। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो एक जनरल रिएक्शन है कि भाई एसिड अगर टूटेगा तो H प्लस और दूसरा कोई कंपोनेंट नेगेटिव पार्ट देगा। दूसरा ये है, अगर मैं इसका K मतलब रेट कांस्टेंट लिखूं, तो आप लोग ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा, और आपने केमिकल काइनेटिक्स अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है। जब अगर आप किसी कांस्टेंट को लिखते हो तो वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट, वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। ये स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, मतलब मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कितने फॉर्म प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या बताऊंगा, रिएक्टेंट, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका कांस्टेंट मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं देखूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन लिखना चाहूँ तो ये वाली साइड को हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट साइड, और ये वाली जो साइड है ये रिएक्टेंट साइड है ना। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है ना, ये H प्लस आयन, और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये पूरा क्या पूरा रिएक्टेंट क्या करो बच्चा, लिख दो HA, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, कांस्टेंट। बट कौन सा कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब Ka,
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे शो करते हैं, Ka से। तो ये आपको मिल गया इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये इसी को हम लोग कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब अप्लाई करना है, जब आप किसी वीक एसिड की अगर बात कर रहे हो, तब आपको अगर बोला तो इसका कांस्टेंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया आपको। ये किसके लिए था बच्चों, फॉर वीक एसिड्स, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें बेसिस की, ठीक है, तो आप लोग पहले इसको लिख लो अच्छे से, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड लिख लिया होगा। अभी हम लोग देखते हैं वीक बेस के बारे में, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा कांस्टेंट, एक मिनट, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी। एक ऐसा कांस्टेंट जब भाई किसी बेस का डिसोसिएशन हो रहा होगा और उसके दौरान ऑन द प्रोसेस कि वो कांस्टेंट जनरेट हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहाँ पे हम लोग भी जनरल रिएक्शन किसके लिए लेने वाले, बेस के लिए, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ये OH मतलब क्या, बेस, ठीक है। B मतलब कोई पॉजिटिव पार्ट होगा बेस का। अगर मैं इसका डिसोसिएशन कराता हूँ, मतलब एक्वस सोल्यूशन में डाला, तो मुझे पता है ये B+ देगा और दूसरा OH- देगा, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, इसको ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका K कांस्टेंट लिखना चाहूँ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ या रेट कांस्टेंट लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये जो फॉर्मूला है ये 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है। अब अगर मैं देखो प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ पे देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपॉन रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चा, Kb मिल गया, मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर B फॉर बेस मतलब ऐसा कुछ नहीं। B मतलब देखो ऐसा याद रख सकते हो, B फॉर बेस, ये जनरल रिएक्शन अगर आपको ऐसा याद रखना है तो BOH ले सकते हो, क्योंकि बेस में OH आता है, तो उस हिसाब से मैंने इसको ऐसा लिया है। तो देखो Kb हमें मिल चुका है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। क्या है ये, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब अगर किसी बेस का डिसोसिएशन हो रहा होगा उस टाइम जो कांस्टेंट जनरेट होगा उसे हम लोग कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। तो बेसिकली देखो ये मतलब बताते क्या है, मतलब एक ये जो कांस्टेंट है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमें बताते हैं कि मतलब भाई जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने एक्सटेंट पे डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। उसका रेट बताते हैं, क्या भाई क्या क्या रेट पे वो डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, यहाँ तक रेट नहीं बोल सकते हो, बट जो मैंने फर्दर पहले बताया उस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ठीक है, कि भाई ये कितने एक्सटेंट पे डिसोसिएट हो सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर उस दौरान जो कांस्टेंट जनरेट होगा उसी को हम लोग कहते हैं वीक बेस, सॉरी जो भी होगा, अगर एसिड हो रहा है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो, अगर बेस हो रहा है तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो फटाफट जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की क्या है, ठीक है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो बेसिकली ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, मतलब ये इसमें ये हम लोग जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो हम लोग को क्या क्या एक्सप्रेशन ऑब्टेन होते हैं वो चीज़ हम लोग को देखने मिलेगी। तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, वही हम लोग एसिड के लिए करते हैं, फॉर एसिड, ठीक है। एसिड के लिए हम लोग ये लॉ को करते हैं, और ये एग्ज़ाम में बच्चों 3 मार्क्स के लिए आ चुका है।
2018-19 के इसमें आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो अगर मैं एसिड की जनरल रिएक्शन हमने अभी पढ़ा जस्ट HA, अगर इसका डिसोसिएशन कराता हूँ तो H+ मिलेगा और A- मिलेगा, ठीक है, A- मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ब्रेक होके ये H+ और A- में जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा, ब्रेक होगा फिर टूटेगा, H+ और A- में टूटेगा। अगर मैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? H+ कंसंट्रेशन, A- ऑफ कंसंट्रेशन, और क्या मिलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ HA मिलेगा, ठीक है। ये तो मुझे मिलने वाला है। ये मैंने इसका क्या किया? बस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किया। अब असल मज़ा तो अब आएगा, ठीक है। ज़रा देखो, HA था, ठीक है, टूटने के बाद क्या बनेगा? H+ और A- बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर देखो यहाँ पे टाइम 0 है, ठीक है, अगर टाइम क्या है बच्चों? टाइम अगर 0 है, ठीक है, या टाइम t बोलो, ठीक है, टाइम t है, क्या है? टाइम t है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये पूरा क्या है? अल्फ़ा है, मतलब, और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, टाइम 0 है, ठीक है, तो ये पूरा क्या है? अल्फ़ा है, ठीक है, हाँ ठीक है, टाइम 0 है तो ये पूरा क्या है? अल्फ़ा है। अब यहाँ पे तो ये भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये पूरा मतलब 100% है, तो पूरा 100% ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये 0-0 है, मतलब अभी तक बने नहीं है, ठीक है। ये 100% है, ठीक है, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, टाइम 0 है, ठीक है, और ये अल्फ़ा है, ओके। अब ज़रा देखो, एट टाइम टी पे मतलब कुछ टाइम हो गया, तो ये जो दोनों बंदे हैं ये कुछ तो बने होंगे, कुछ अमाउंट में बने होंगे, तो वो अमाउंट क्या आपका? अल्फ़ा है, क्या है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अभी देखो, अभी अल्फ़ा कहाँ से आया? इसमें से आया, है ना। मान लो ये पूरा 1 था, ठीक है, तो ये अल्फ़ा बना है यहाँ से, तो 1 माइनस कुछ अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा में से कुछ माइनस हुआ होगा, तभी तो ये बना है ना। ये अल्फ़ा में से कुछ तो माइनस हुआ होगा, तो मैंने क्या लिख दिया? 1 - ऑफ अल्फ़ा, पूरा इसको मान ले 1 मान के चलो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे हुआ? तो टाइम 0 था तो अल्फ़ा था, और ये दोनों कुछ नहीं बने थे। आफ्टर सम टाइम ये दोनों अल्फ़ा बने, तो अल्फ़ा में से कितना माइनस होगा? तो मतलब कुछ तो माइनस हुआ होगा ना, तो मैंने क्या लिख दिया? 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा में से कुछ तो माइनस हुआ, ठीक है, इसको 1 मान के चलो, 1 था ये, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? एक सिंपल सी चीज़ करना है। अगर मैं बच्चों अमाउंट को V से डिवाइड करता हूँ, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छे से देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इन सब के नीचे, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ तरफ 1 - अल्फ़ा है, ठीक है, और आगे जाके क्या बन रहा है? ये यहाँ पे जाके क्या बनेगा? अल्फ़ा। अगर मैं इन सब को क्या कर दूँ? V से डिवाइड करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, क्लियर हुआ। ये क्या है आपका? अल्फ़ा, ये आपका वॉल्यूम, ठीक है, मतलब अल्फ़ा क्या बता रहा है यहाँ पे? अमाउंट बता रहा है, मैंने जैसे कि पहले बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों को मिला के क्या मिल गया? हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस पार्ट को, ठीक है, ये हमारा इस रिएक्शन से आया है, इस पार्ट को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू में रख के देखो आपको क्या क्या एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, फिर वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से ये वाला पार्ट, काफ़ी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ है। देखो स्टार्टिंग में इसका पूरा अमाउंट क्या मान के चलो? 1 मान के चलो, ठीक है ना, 1 मान के चलो, मतलब ये कुछ अल्फ़ा है, इसका पूरा टोटल वैल्यू 1 है, ठीक है, ऐसा समझ के चलो। या अगर नहीं समझना है तो 1 मत मानो, ये भी मैं कह रहा हूँ। अल्फ़ा है, टाइम 0 पे ये कुछ बना नहीं, रिएक्शन चालू नहीं, तो ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा नहीं, अभी तक रिएक्शन चालू नहीं हुआ। अब रिएक्शन चालू हो गई तो ये कुछ अल्फ़ा बना, ठीक है। अब ये अल्फ़ा कहाँ से आया? तो इसमें से आया, मतलब टोटल पूरा 1 था, इसमें से कुछ माइनस हुआ है, ठीक है। तो 1 - अल्फ़ा कुछ ना कुछ क्या होगा? माइनस होगा,
ठीक है, तब जाके तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के रखनी है। फिर मैंने अल्फा यहाँ क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है। अगर मैं इस अमाउंट को वॉल्यूम से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस वही किया, अमाउंट को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल गया, कंसंट्रेशन मिल गया। अब देखो ये क्या है, ये आपका इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहोगे तो यही निकलेगा। ठीक है, और एसिड के लिए है तो ये पूरा क्या पूरा पार्ट इसमें पुट करो तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देखने मिलेंगे जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले। तो सबसे पहले इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, टाइम टी पे ये 1 माइनस अल्फा हो गया होगा और ये कुछ अल्फा अल्फा बना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अल्फा था उसके बाद अल्फा बना है, तो मतलब अल्फा में से कुछ माइनस हुआ तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ऐसा ही समझ के चल सकते हो। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे मैंने अमाउंट को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब जरा देखो ये H की जगह पे ये H अभी ये बना है ना, बराबर। तो जब अगर मैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में अगर वैल्यू लिखना चाहूँगा तो वो अल्फा अपॉन वी लिख सकता हूँ, क्योंकि H की जगह देखो मुझे ये मिला है। ठीक है, और अगर देखोगे तो मैं A माइनस की जगह, मतलब ये A माइनस की जगह मैं अल्फा अपॉन वी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे A अल्फा अपॉन वी लिख दिया। अच्छा, H A का वैल्यू क्या था, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, और अल्फा अपॉन वी को मैं डायरेक्टली अगर वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कंसंट्रेशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने H A की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बच्चों, अल्फा इंटू अल्फा। देखो अंदर आमने सामने मल्टीप्लाई करो है ना, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, वी इंटू वी, वी स्क्वायर हो गया, और ये हमारा क्या है, क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ठीक है, अब क्या होगा ज़रा देखो, ये v नीचे उतर जाएगा है ना, तो ज़रा यहाँ अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये नीचे v है। ठीक है, इसको पूरा ऐसा ले लो। ठीक है, और ये v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ा है a अपॉन b अपॉन c, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी सी हो जाएगा है ना, जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर वो नीचे वाले डिनोमिनेटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये v स्क्वायर से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा ज़रा देखो, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा k इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, क्या हो गया, क्या बचा भाई यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा और ये v। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा और ये v बच गया, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक करके भी आप रुक सकते हो। दूसरा बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 1 अपॉन वी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, यहाँ अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में 1 तो है, तो 1 अपॉन वी दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन वी की जगह मैं सी लिख सकता हूँ, और ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फा हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रुको, क्या करने का, ये जो बच्चों ये जो पार्ट है इसको आप यहाँ पे ऐसा भी बता देता हूँ, आपकी बुक में लिखा है कि ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है ना, ये इसका वैल्यू क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखूँ तो डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो नहीं लिखते हम डिनोमिनेटर में 1, तो इसलिए यहाँ पे के ए का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर सी आ गया। तो ये दो इक्वेशन निकल गया इसका। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, अल्फा का इक्वेशन निकाल सकते हो है ना, तो अल्फा का इक्वेशन क्या निकलेगा, देखो अल्फा क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो अल्फा का इक्वेशन क्या निकलेगा, अंडर रूट के ए अपॉन सी निकलेगा, अंडर रूट के ए अपॉन सी निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो आपको अच्छे से याद रखनी। ठीक है, आई होप जरा देख लो, एक नज़र मार लो फटाफट कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ ये पूरा पार्ट?
ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी रुको थोड़ा सा, और 2-3 इक्वेशन है जो आपको मेरे को बताना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दो। देखो ये अल्फ़ा है, वहाँ पे इक्वेशन क्या है, √k/c आया, ठीक है। तो एज यू ऑल नो c इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो मैं c की जगह जहाँ c है वहाँ पे 1/v लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √ka/v मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या मिल सकता है ज़रा देख सकते हो आप लोग, यहीं से आपको 3-4 इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो k इज इक्वल्स टू α²। c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। तो मुझे v मिल गया, α²/v मिल गया, है ना। तो c क्या है यहाँ पे 1/v है, तो मैंने v लिख दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है आपको अच्छे से याद रखनी, यहीं से आपको CET में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे अल्फ़ा के ऊपर। तो आपको ये सारी, ये वाला इक्वेशन आपको देखो याद सिर्फ ये रखना है, इससे और ये वाला याद रखना है, बाकी ये सब तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस मैंने बताई है जो आपको याद रखनी है अच्छे से। देखो ये तो वीक एसिड्स के लिए हो गया। अगर मैं बात करूँ वीक बेस के लिए बच्चों, तो यही सेम स्टेप करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, बेस की जो जनरल रिएक्शन मैंने बताया था, ठीक है। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। BOH है, इसका अगर एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएशन होगा तो ये B+ देगा हमें और OH- देगा। अब अगर मैं इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूँ तो Kb विच इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B+ आयन, मतलब और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है। फिर क्या है, फिर वही सेम कहानी है, BOH था, टाइम 0 पे BOH का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी उसके आयन हो B+ OH- ये 0 हो गए। फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम t क्या होगा, BOH में से कुछ माइनस होगा, मतलब 1- अल्फ़ा होगा, वो कुछ अल्फ़ा बना होगा। बस पूरा स्टेप वही है, लास्ट में आपको ये Ka की जगह Kb लिखना है, बस बाकी सारी कहानी यही रहेगी आपकी। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इस पर मैं एक पर्सनल अच्छे से डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बता देना, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, बट इतना भी हार्ड नहीं है। मैंने अपना बेस्ट देख के इसको समझाया है, तो आप लोग भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। और ये एग्जाम में कितने मार्क्स के लाएगा, 3 मार्क्स के, तो आपको करना ही होगा ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग हमारे लास्ट पार्ट के देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वरना। तो मैंने यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का कंसेप्ट उठाया हूँ। तो यहाँ पे वाटर का एम्फोटेरिक नेचर मतलब पहले ये समझो, एम्फोटेरिक मतलब भाई जो एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है और वाटर जैसा भी, बेस जैसा भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। मतलब उसके पास टेंडेंसी होती है कि एसिड जैसा भी बिहेव करे और बेस जैसा भी बिहेव करे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ज़रा देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा हूँ कि सो डेट इज़ वाई वाटर इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन में ये क्या है, हमारा वाटर है और ये NH3 अमोनिया है। वाटर के पास क्या होता है, HOH मतलब H+ होगा और एक OH- होगा। ये H+ किसको दे देगा, NH3 को दे देगा। तो NH3 से क्या बन जाएगा, ये NH4+ बन जाएगा और ये अमोनियम क्या बन जाएगा बच्चा, आयन बन जाएगा, अमोनियम आयन बन गया, ठीक है। और ये OH निकल गया, ठीक है। तो जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाया जाता है, एसिड कहलाया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। अच्छा, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। सॉरी, एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH- होगा। बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4+ होगा, है ना। अब ज़रा यहाँ देखो, HCl है और H2O है। तो HCl के पास क्या होता है, H+ होता है और दूसरा क्या होता है, Cl- होता है। तो ये H+ किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो वाटर में H+ मैंने बताया था कि वो अगर H+ अगर वाटर को देते हो तो H+ वाटर में जाके स्टेबल नहीं होता है, वो किसी न किसी रिएक्ट कर देगा और वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O+ बना देगा और ये Cl- बना देगा। तो यहाँ पे देखो ये एसिड है,
और यहाँ पे एसिड, ये एसिड किसको, एसिड H+ यानी प्रोटॉन किसको दे रहा है, वाटर को दे रहा है, और ये वाटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर कैसा एक्ट करेगा, बेस के जैसा एक्ट करेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं हम लोग मतलब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, जो हमारा ऑटो आयनाइजेशन, आयनिक प्रोडक्ट वगैरह वाला पार्ट है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।